अब देखिए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक क्या कह रहा है, एक ट्रांसफार्मर में इनपुट IA मतलब इनपुट करंट की बात कर रहा है, और आउटपुट IB करंट, और इनपुट VA मतलब क्या हो गया, ये इनपुट वोल्टेज हो गया, और आउटपुट VB मतलब आउटपुट वोल्टेज हो गया। वोल्टेज के बीच में क्या संबंध है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कंपटीशन में। VA इंटू IA इक्वल टू VB इंटू IB, VA IA इक्वल टू VB IA, VA VB इक्वल टू IA IB। ठीक है, और VA अपॉन VB इक्वल टू IA अपॉन IB। देखिए ट्रांसफार्मर में एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, क्या होता है ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब देखिए क्या होता है, V2 अपॉन V1, E2 अपॉन E1, N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल टू K। ठीक है, GI। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे V2 इक्वल टू क्या है, VB, तो क्या रखोगे आप, VB रखोगे। ठीक, अपॉन V1 की जगह क्या है, VA इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे I1 की जगह क्या है, IA, और I2 की जगह क्या है, IB। ठीक, अब देखो इसमें कोई ऑप्शन दिया है। अब हमने क्या कर लिया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, इनको क्रॉस करो मल्टीप्लाई। ठीक, इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, VA IA VB IB। ये आया, तो ये रिलेशन किस में आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, समझ में आया। अब इंडक्शन मोटर में क्या होता है, इंडक्शन मोटर में दे देंगे ये V2 अपॉन V1 इक्वल टू E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल टू, यहाँ पे की जगह हम लोग ले लेते हैं S। ठीक है, ये आपका किस में होता है, इंडक्शन मोटर में होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में। मैंने बताया था कि ये क्या हो जाएगा आपका, रोटर का वोल्टेज और ये स्टेटर का वोल्टेज। ठीक, तुमने क्या बताया था कि V2 इक्वल टू S इंटू V1 होता है। क्लियर है। अगर यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये V2 आपका क्या, रोटर का वोल्टेज है, तो रोटर का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, FR, तो ये भी क्या हो जाएगा S इंटू F। ये क्या हो गया, आपकी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपकी रोटर की फ्रीक्वेंसी हो गई। तो उसमें क्या होता है, स्लिप का डिफरेंस होता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर में, ठीक, जैसे मान लीजिए कोई आपका ट्रांसफार्मर है, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये आपकी सेकेंडरी होगी। यहाँ पे हमने V1 वोल्टेज दिया, और यहाँ पे आपको चलो यहाँ लोड लगा दिया हमने। ठीक, और यहाँ पे आपको V2 मिलेगा और आपको I2 करंट मिलेगी। ठीक, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, I1 करंट फ्लो होगी। ठीक, ओके, इसके टर्न्स क्या हो गए आपके, N1 हो गए, इसके N2 हो गए। ठीक, अब कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर में इनपुट से आउटपुट तक
कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती? करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और सभी। तो देखो ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्या है? ट्रांसफार्मर काहे के यूज करते हैं हम लोग? ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज और करंट को घटाने और बढ़ाने के लिए करते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? V2/V1 इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू I1/I2 इक्वल टू K। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है बेटा कि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर, मतलब आपकी कौन सी मात्रा चेंज नहीं होगी? फ्रीक्वेंसी। यहां पे भी अगर 50 हर्ट्ज है, ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगा आपका? 50 हर्ट्ज होगा। ठीक। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए क्या होता है, यहाँ पे अगर मान लो करंट आपकी 2 एम्पियर है, तो यहाँ पे आपकी 1 एम्पियर भी हो सकती है और 4 एम्पियर भी हो सकती है। ठीक, मतलब वोल्टेज वो ट्रांसफार्मर पे डिपेंड करता है। ठीक, तो ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्या है कि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट को घटाता और बढ़ाता है। इसमें एक चीज और भी नहीं चेंज होती है, एनर्जी या पावर, मतलब पावर को ट्रांसफर कर देता है एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में, मतलब एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर को ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे आपसे पावर बोल सकता था। ठीक है, पावर ट्रांसफर होती है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे हमने लिखा है ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन इश्यू, अगर आपका वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट आपकी क्या होगी? घटेगी। अगर करंट घटेगी बढ़ेगी तो वोल्टेज घटेगा। समझ में आया? बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कोर्स में नहीं है ये कुछ टेस्ट, लेकिन पूछा गया है टेक्निकल एग्जाम में, TG2 में पूछा गया, तो आपको जानना चाहिए। ठीक, ट्रांसफार्मर में कौन सा टेस्ट उच्च वोल्टेज रेगुलेशन, एफिशिएंसी तथा तापमान की जानकारी देता है? ठीक, तो देखिए ओपन सर्किट से हम लोग क्या निकालते हैं? आयरन लॉसेस। क्या निकालते हैं? आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस क्या होती हैं? उनको बोलते हैं हम लोग फील्ड लॉसेस या कोर लॉसेस। एक लॉसेस के 3 नाम हैं। ठीक, अब बेटा ये होती है 2 प्रकार की, एक होती है आपकी हिस्टैरिसीस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? WH इक्वल टू KH B max 1/6। ठीक, और इसको दूर करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील। ठीक, दूसरा है आपका एडी करंट लॉस। एडी करंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? WE इक्वल टू KE B max स्क्वायर स्क्वायर T स्क्वायर B। ठीक, इसको दूर करने के लिए लैमिनेशन करते हैं, किससे? वार्निश से। ठीक है, और क्या कोड में कुछ थोड़ा गैप छोड़ देते हैं। ठीक, अब आता है आपका शॉर्ट सर्किट। देखिए ये क्या करती हैं? लोड पे डिपेंड नहीं होती, लोड पर डिपेंड नहीं होती। ठीक, अब आते हैं हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है? हम लोग कॉपर लॉसेस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉपर लॉसेस। ये कहाँ होती हैं? वाइंडिंग में होती हैं। कहाँ होती हैं? वाइंडिंग्स में होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है? लोड पर डिपेंड करती हैं। फुल लोड पे क्या होगा? फुल लोड पे I²R। ठीक, हाफ लोड पे 1/2 इंटू कॉपर लॉसेस, मतलब आधी हो जाएंगी। समझ रहे हो? फुल लोड पे क्या हो जाएंगी? आधी हो जाए। हाफ लोड पे 1/4 हो जाएगी।
ठीक, और 1/4 लोड पे एक है 1/8 हो जाएगी। एक अच्छा नहीं, ये हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम बैक टू बैक टेस्ट में। इससे हम लोग क्या करते हैं, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका बैक टू बैक टेस्ट। इससे हम लोग क्या क्या निकालते हैं, इफिशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशन और टेम्परेचर। ये आपका क्या होता है बैक टू बैक टेस्ट से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इसको स्पिनर टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग होगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 0 होंगी। देखिए जो आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है, उसमें आपकी स्लिप रिंग कितनी होती है, 3 होती है। और जो स्क्वायरल केज होती है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इसमें होती है आपकी 0। ठीक है, और जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है, उसमें होती है आपकी 2। ये आपको पता होना चाहिए। स्लिप रिंग क्या लेती है, स्लिप रिंग बनी किसकी होती है, फास्फर ब्रॉन्ज की। अल्टरनेटर में 2। हाँ, अल्टरनेटर चाहे कौन से सिंगल का एक ही बात है। ठीक, और ये लेती क्या है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके सिलेबस का नहीं है लेकिन पूछा गया है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि सिलेबस आपके लेवल को थोड़ा बढ़ाइए। ठीक, कह रहा है कि निम्न में से किससे बचाने के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर केस रोटर स्लॉट को तिरछा रखा जाता है। ठीक, क्रॉलिंग से, कॉगिंग से, आर्द्रता हानि, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जंग लगती है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्साइड बनते हैं। ठीक, तो ये तो हो नहीं सकता। आर्द्रता हानि से भी नहीं होता है, कॉगिंग से नहीं होता है, क्या होता है, क्रॉलिंग। देखिए क्रॉलिंग क्या होता है, क्रॉलिंग क्या होता है, एक प्रकार का कह सकते हैं कि फॉल्ट है। क्रॉलिंग क्या है, एक प्रकार का फॉल्ट। इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है, कभी कभी जो सिंक्रोनस, जैसे मान लीजिए अगर ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसकी स्पीड क्या है, n है। जनरली जो इसकी स्पीड है क्या है, मान लेते हैं n है। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये अपनी स्पीड का बात समझना, क्रॉलिंग क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, मान लेते हैं सिंक्रोनस स्पीड की कोई स्पीड है, सॉरी 3 फेज इंडक्शन मोटर की कोई सामान्य स्पीड है। ठीक, अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसकी स्पीड क्या है, 700। मानने में क्या आता है, हमने मान लिया कि जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसकी सामान्य स्पीड क्या है, n है या 700 है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी फॉल्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है, ये जो आपकी इंडक्शन मोटर है, ये अपनी स्पीड का 7वां भाग मतलब 700 को 7 से भाग कर दो, कितना है, 100 आरपीएम। मतलब कभी कभी क्या कहता है, क्या होता है कि इसको 700 आरपीएम से चलना चाहिए, लेकिन वो 700 आरपीएम से नहीं चलती है, कभी कभी अपनी स्पीड की 7वें भाग की स्पीड से चलता है, मतलब 100 आरपीएम की स्पीड से चलेगी। इसको चलने चाहिए 700 आरपीएम, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये 100 आरपीएम पे चलती है। ठीक है, मतलब बहुत ही कम स्पीड पे चलती है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें ऑक्सीलेशन उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होते हैं, हार्मोनिक्स उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होते हैं, हार्मोनिक्स मतलब ऑक्सीलेशन उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, जिसके कारण क्या होता है, उसमें हार्मोनिक्स उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक,
और जब आपकी ये क्या होगा, जब कम स्पीड पे चलती है, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें टार्क जनरेट नहीं हो पाता, ठीक है। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग बोलते हैं। अब देखो कॉगिंग समझो क्या होता है, कॉगिंग भी समझोगे ना। अब आप इंजीनियर आशीष से पढ़ लो तो कायदे से पढ़ो, नहीं तो ना पढ़ो। देखो कॉगिंग भी एक प्रकार की क्या है, एक फॉल्ट है। क्या होता है कभी कभी कि इंडक्शन मोटर में क्या होता है, स्टेटर के स्लॉट्स, ठीक, और रोटर के स्लॉट्स की संख्या बराबर हो जाती है, ठीक, समझो। जब इंडक्शन मोटर के खांचे, सॉरी, इंडक्शन मोटर के स्टेटर के खांचे और रोटर के खांचे जब समान हो जाते हैं, ठीक है, तो दोनों में क्या होता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिसके कारण वो मोटर चल नहीं पाती। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, कॉगिंग बोलते हैं। समझ में आया? देखिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन इसरो में आया है। ये क्वेश्चन आपका इसरो में आया है। इंडक्शन मोटर में सप्लाई वोल्टेज तथा टॉर्क में क्या संबंध है? T is directly proportional to under root V, T is directly proportional to V square, T is directly proportional to V, T is inversely proportional to V square। तो बच्चों इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए बच्चों, टार्क आपके दो प्रकार के होते हैं। पहले टार्क समझिए क्या होता है। टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर I2 स्क्वायर cos फाई होता है। ये आपको हमेशा याद रखना, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, E2 इक्वल टू होता है आपका, नहीं E2 इक्वल टू कुछ नहीं होता। यहाँ पे I2 इक्वल टू होगा आपका E2 अपॉन Z2 स्क्वायर, Z2, ठीक है। और यहाँ पे cos फाई इक्वल टू क्या होगा, R2 बाई Z2 होता है। ये दोनों वैल्यू इसमें हम रख देते हैं। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 डॉट E2 बाई Z2 R2 बाई Z2, तो बन जाएगा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर R2 बाई Z2। अब देखो यहाँ पे बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसकी वैल्यू होती है 3/2 पाई NS, तो लग दो। तो T इक्वल टू क्या हो गया आपका, 3/2 पाई NS E स्क्वायर R2 स्क्वायर बाई Z2। देखिए E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे T इज 3/2 पाई NS V स्क्वायर R2 बाई Z2। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो आपका टार्क है वो क्या होगा, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए तो टार्क हमने निकाल दिया। आपके टार्क दो प्रकार के होता है, ठीक है। एक होता है आपका स्टार्टिंग टार्क, स्टार्टिंग टार्क, स्टार्टिंग टार्क। तो स्टार्टिंग टार्क में क्या होता है, स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, स्लिप की वैल्यू 1 होती है। चलो इसको पहले रनिंग टार्क लेते हैं, छोड़ो इसको। रनिंग टार्क, रनिंग टार्क इक्वल टू क्या होता है, T इज इक्वल टू 3/2 पाई NS S E2 स्क्वायर बाय R2 बाई Z2। ये होता है आपका रनिंग टार्क, ठीक, ठीक है। ये होता है आपका रनिंग टार्क, ठीक। अब रनिंग टार्क किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, TR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, TR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर, TR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2। अब देखिए ये तो आपका रनिंग टार्क हो गया। स्टार्टिंग टार्क में क्या होता है, स्लिप की वैल्यू 1 होती है, ठीक। फॉर स्टार्टिंग टार्क पढ़ो तो कायदे से पढ़ो, नहीं तो ना पढ़ो, और डिजनी का है S इक्वल टू 1, तो यहाँ रुक दो। तो स्टार्टिंग टार्क हो जाएगा आपका TS इक्वल टू 3/2 पाई NS, ये हो जाएगा E2 स्क्वायर बाई R2 बाई Z2।
अब स्टार्टिंग टार्क में क्या हो जाएगा, ये स्लिप नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e2 स्क्वायर और t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r2। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका डीएमआरसी में पूछा गया है, इसमें अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। कह रहा है नो लोड पर अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ उसके बराबर होगा, ठीक। इसको दो तरह से कर सकते हैं हम, इसको दो तरह से बताएंगे आपको, ठीक है। देखो हम लोग जानते हैं ईएमएफ इक्वल टू होता है, इसमें आंसर होगा बेटा आपका टर्मिनल वोल्टेज, क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज। ई इज इक्वल टू होता है अंडर रूट बी कॉस थीटा प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस v साइन थीटा प्लस माइनस आई ए एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये फॉर्मूला जो हम लोग ईएमएफ जो उत्पन्न होता है ये क्या होता है, ये होता है, इसका एक फॉर्मूला, यही फॉर्मूला होता है, ठीक। अब कह रहा है कि लोड है ये नहीं, लोड है ये नहीं, जब लोड नहीं है तो ये आई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आई ए मतलब क्या है, आर्मेचर करंट, जब लोड ही नहीं तो करंट फ्लो ही नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, v cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, v साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर है इतना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने अगर v स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, ये 1 हो गया, तो कितना आ गया आपका, E बराबर v हो गया, और v क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज, क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज, ये आपका आंसर है। अच्छा, एक तरह से और भी दिमाग लगा सकते हो, लेकिन आपके पास दिमाग होना चाहिए। देखो वोल्टेज रेगुलेशन में क्या होता था, वी आर इक्वल टू क्या था, ई नॉट माइनस अपॉन वी अपॉन, ये था वोल्टेज रेगुलेशन, क्लियर इतना। अच्छा देखो ये वी क्या था, लोड पे था, वी जो था क्या लोड पे था, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो माइनस अपॉन आप इसी से निकालो, ठीक है, आप इससे निकालो तो सप्लाई वोल्टेज को करो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है सीढ़ियों की वायरिंग में प्रयोग होता है। अच्छा देखिए, आप लोग सीढ़ियों पे जब जाते होंगे, ज़्यादा नहीं, छोटा सा घर का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ सीढ़ी पे, ये आपकी सीढ़ी है, ठीक, ये सीढ़ी है, अब यहाँ से तुम जा रहे हो, ठीक, अब तुम चाहते हो यहाँ कोई लाइट यहाँ लगी है, तुम चाहते हो कि हम आप जैसे इस लाइट को बंद करना हो, तो तुम चाहोगे हम यहाँ से बंद कर दें और यहाँ से बंद कर दें, चाहोगे ना, कि ये चाहो मान लो लाइट हमको बंद करनी, साला ऊपर जाएंगे तो बंद करके आएंगे, समझ रहे हो ना। ये यहाँ से जैसे ये आपकी लाइट है, इसको मैं बंद करना है, अब ऐसा तो नहीं कर चाहोगे ना कि हम यहाँ से ऊपर जाएं, ऊपर से बंद करके आए फिर नीचे आए, ऐसा तो चाहते नहीं, तो ऐसा चाहता हूँ कि ये लाइट यहाँ से बंद हो जाए और यहाँ से बंद हो जाए, ठीक। तो हम ऐसे स्विच का प्रयोग करेंगे जो यहाँ पे से भी लाइट बंद कर दे और यहाँ से भी लाइट बंद कर दे, ठीक। तो वही पूछ रहा है कि सीढ़ियों की वायरिंग में प्रयोग होता है, कौन सा स्विच प्रयोग होता है, 3 वे स्विच, 2 वे स्विच, 2 वे स्विच, 1 वे, 1 वे,
इसमें 2 वे स्विच यूज होगा। नहीं सर, लिखा जो आप कह रहे थे। क्या लिखा? तो भैया 2 वे स्विच यूज करोगे ना इसका। देखिए क्वेश्चन है CFL का जीवन काल पूछ रहा है, ठीक है, CFL का जीवन काल पूछ रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, ठीक। अब इसका पूछ है जीवन काल कितना होता है, 400 घंटे, 8000 घंटे, 800 घंटे, 500 घंटे। अरे घंटे छोड़िए बच्चों, आजकल हमारे बच्चे इतने होनहार हो गए हैं कि जीवन काल पूरा होने के बाद भी यूज कर लेते हैं, 100 घंटा लगभग और यूज कर लेते हैं। 100 सर्किट से जो LED खराब होती है उसको निकाल लेते हैं, वहाँ पे 100 सर्किट कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं, तब फिर LED जलती, फिर चलाते हैं। तो गलत दिया है इसमें, लेकिन पूछा है तो कुछ बताना ही पड़ेगा, ठीक। 400 घंटे, 8000 घंटे, 800 घंटे और 500 घंटे। तो CFL को हम लोग 8000 घंटे यूज कर सकते हैं, ठीक। भैया बहुत सारे लैंप है, सबका आपको क्या बोलते हैं घंटा याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका क्या है, ताप दीप्ति लैंप है, ताप दीप्ति लैंप, इसका 1000 है। हैलोजन लैंप, सोडियम लैंप, फ्लोरेसेंट ट्यूब, राइट। ठीक। चलो, ताप दीप्ति का जो घंटा होता है इसका जो जीवन काल है ये 1000 घंटा है। भैया हमारे 1000 घंटा ही चलेंगे आवर्स। उसके बाद आपका हैलोजन आता है, हैलोजन का होता है 3000 घंटा, ठीक है। सोडियम का कितना होता है, सोडियम वेपर का होता है आपका 5000 घंटा। और कौन बचा आपका, CFL हो गया। LED का, LED का सबसे ज्यादा होता है 15000 घंटे, ठीक है, इसमें 8000, ठीक है। और सोडियम है CFL हो गया। फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, 5। इसका भी 5000 घंटा होता है। इसको याद कर लीजिए, इसमें से भी क्वेश्चंस आपके पूछ सकता है, ठीक। देखिए कह रहा है 10 पोल मोटर का पोल पिच 2 है, ठीक। पोल पिच मतलब आपको क्या दे दिया, KP दे दिया, KP कितना दे दिया आपको, 2 दे दिया। और पोल कितने दिए आपको, 10 दिए। आपसे पूछा स्लॉट्स की संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन दे दिया है 10, 20, 5, नन। तो देखिए पोल पिच बराबर होता है, पोल पिच, अगर आपको पोल पिच, कम्यूटेटर पिच, बाइंडिंग पिच अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मेरे चैनल में जाइएगा, मैंने बाइंडिंग का पूरा एक लेक्चर डाला है, लगभग वो 50-50 मिनट का है, उसको देख लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो पोल पिच बराबर होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स, नंबर ऑफ स्लॉट्स, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स। तो भैया इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करके निकाल लेते हैं। पोल पिच आपको कितनी दे दी है, 2 दे दी है। नंबर ऑफ स्लॉट निकालने हैं तो नंबर ऑफ स्लॉट्स को मान लेते हैं x, नंबर ऑफ पोल्स कितने दिए आपको, 10। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हो जाएंगे, 10 × 2, नंबर ऑफ स्लॉट्स 2 × 10। तो बच्चों इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 20। तो 20 इज अ राइट आंसर, ठीक है बच्चों। इसमें के क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसमें के क्वेश्चन आएंगे और बहुत से कंपटीशन में आपके क्वेश्चन दे देंगे, बीटा अल्फा वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल के छोटे छोटे पूछते जरूर है, तो इन सब पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। हाँ तो मुझे बताइए इसको कैसे करेंगे। एक किसी 4 पोल की मोटर की कुल विद्युत डिग्री होगी, एक विद्युत डिग्री निकालना है, ये कि निकालना पड़ेगा, एक देखो
हमने बताया था थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू T/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। याद है कि नहीं याद है? हाँ। याद है? लगाओ इसमें, क्या दिक्कत? पोल कितने दिए आपको? 4 दिए। हाँ। 4/2। मैकेनिकल कितना होता है? 360 होता है, 360। बताया था एक बार हमने। तो कितना हुआ? 2 × 360 कितना आया? 20। 720 आंसर। इतना कौन सी बड़ी बात। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका बिहार में TG2 में ही आया है। बिहार TG2 में ही आया है आपका। कब आया है आपका? बिहार TG2 में, बिहार TG2 11 में आया है। कह रहा है कि 6 पोल मशीन के लिए फुल पिच वाइंडिंग का कॉइल स्पैन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब मैकेनिकल में एंगल जो निकालना है कितना? 45 डिग्री मैकेनिकल, 90 डिग्री मैकेनिकल, 180 डिग्री मैकेनिकल, 60 डिग्री मैकेनिकल। देखिए क्या होता है, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू होता है P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल होता है। ठीक, आपको क्या निकालना है? मैकेनिकल दे रहे तो मैकेनिकल निकालना है यहाँ पे। ठीक है, पोल अब थीटा इलेक्ट्रिकल का वैल्यू क्या होता है? 180 होता है, और थीटा मैकेनिकल का 360। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, यहाँ रखिए 180। ठीक, पोल कितने दिए आपको? 6। थीटा मैकेनिकल तो 180 × 2/6 इक्वल टू थीटा मैकेनिकल। तो थीटा मैकेनिकल इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 दूनी 6 18, तो कितना है? 60 डिग्री। तो कितना आंसर आएगा? 60 डिग्री मैकेनिकल। इसके लिए इतना बहुत है। इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा। कल आपसे फिर मिलते हैं। ठीक है, कल आओगे ना?